हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो है वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर रेलवे फाइनेंस, जो आपकी सिलेबस की पहली लाइन है और यह आपके सिलेबस में एक्सक्लूसिवली मेंशन किया हुआ है। तो इस पर हमने कल एक वीडियो अपलोड किया था। उस वीडियो पर गो थ्रू होइएगा और साथ में इस वीडियो को भी ध्यान से देखिएगा। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन क्वेश्चन नंबर 26 के साथ में। CA3 references all communication received from the President of India, Vice President of India, Central Ministers, State Ministers, MPs, MLAs, MLCs. MLCs का मतलब Member of Legislative Councils और comes under which category? AMCO. तो कल मैंने आपको CA3 references का मतलब बताया था. It is nothing but a letter or representation that is received by chairman रेलवे बोर्ड फ्रॉम वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनस। और ये वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन जो हैं, तो ये सभी यही लोग हैं जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर, एमपीज, एमएलएस, एमएलसीज, या एक्स एमपी हो गए, एक्स एमएलएज हो गए, ठीक है, एक्स मिनिस्टर्स हो गए। तो ये सब वीआईपीज कैटेगरीज में आ रहे हैं। तो इनके जो पत्राचार हैं, इनसे जो पत्राचार सीआरबीज के होंगे, तो उनके बारे में यह पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज कैटेगरी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करेंगे। CA3 रेफरेंस को लेके ही क्वेश्चन है यहाँ पे। लेटर रिसीव्ड फ्रॉम अदर वीआईपीज लाइक एक्स सेंट्रल मिनिस्टर्स, एक्स स्टेट मिनिस्टर्स, एक्स एमपीज आर कम्स अंडर विच कैटेगरी? तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज कैटेगरी बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कैटेगरी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे। CA3 रेफरेंसेस लास्ट कैटेगरी all communication received in MR, that is Minister of Railway or Minister of State of Railway Secretariat, but not covered under first four categories, are comes under which categories? BMCO. तो जो लास्ट कैटेगरी है वह कैटेगरी ओ है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से जो CA3 रेफरेंसेस हैं उनको टोटल 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कैटेगरी ए में जो प्रेजेंट जितने भी वीआईपीज हैं उनको कवर करते हैं। कैटेगरी बी के अंदर जो हैं जितने भी एक्स मेंबर्स हैं उनको कवर करेंगे। कैटेगरी एम के अंदर जो हैं जितने भी कम्युनिकेशंस होंगे, ऑल कम्युनिकेशंस ऑन विच एमआर और एमओएसआर रिमार्क्स आर मेड। तो यह कैटेगरी एम है। कैटेगरी एम के अंदर ऐसे कम्युनिकेशंस जिस पे एमआर या एमओएसआर का रिमार्क्स चाहिए होगा, वो कैटेगरी एम के अंदर आएंगे। और कैटेगरी सी के अंदर जो है दिस लेटर सीन बाय प्राइवेट सेक्रेटरी बट नॉट कवर्ड अंडर ABM, ठीक है। तो जो ऊपर के तीन में कवर नहीं होगा कैटेगरी सी में आएगा, और कैटेगरी ओ के अंदर मैंने आपको बता दिया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये है CA3 रेफरेंसेस। एक नज़र आप यहाँ पे देख लीजिए। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी एम, कैटेगरी सी, कैटेगरी ओ। CA3 रेफरेंसेस देख लिया अपन ने। लेटर और रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड बाय चेयरमैन रेलवे बोर्ड फ्रॉम वेरी इंपॉर्टेंट पर्संस। और वेरी इंपॉर्टेंट पर्संस की बात करें तो ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट पर्संस हैं। नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे। कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कंसिस्ट ऑफ separate committee for Lok Sabha and Rajya Sabha, each having members, that is 15 members each. Separate committees for Lok Sabha and Rajya Sabha, each having 10 members. Joint committee, total members 30, 18 members from Lok Sabha and 12 members from Rajya Sabha. तो कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन की बात करें अगर, तो यह जो है बेसिकली सेपरेट कमेटी होती है फॉर लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड ईच हैविंग अ 15 मेंबर्स ईच।
सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन पर कमेटी जो है इट इज अ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है। और बेसिकली जितने भी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होते हैं इसके द्वारा ही कंडक्ट किए जाते हैं। और यह कमेटी जो होती है लोकसभा और राज्यसभा में सेपरेट होती है, इसको ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि टोटल 30 कमेटी है। बेसिकली ये दोनों जो कमेटी हैं ये अलग अलग होती हैं दोनों हाउस में। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेपरेट कमिटीज फॉर लोकसभा एंड राज्यसभा ईच हैविंग 15 मेंबर्स ईच। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करेंगे। आरसीसी कॉन्स्टिट्यूटेड once in every dash dash years, 1 year, 2 years, 5 years, none of these। आरसीसी के बारे में कल हमने बात करी थी, दैट इज रेलवे कन्वेंशन कमेटी। तो रेलवे कन्वेंशन कमेटी का जो कॉन्स्टिट्यूट होता है वह एवरी 5 ईयर्स होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करेंगे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएसी, एग्जामिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, एग्जामिनेशन ऑफ पी एंड एल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। पी एंड एल मीन्स व्हाट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एग्जामिनेशन ऑफ एनुअल अकाउंट करंट, एग्जामिनेशन ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू अकाउंट्स, कंप्लाइंग द कॉमर्शियल अकाउंट्स। तो यहाँ पे पीएसी की बात की जा रही है। पीएसी के बारे में हमने आपको बताया था। पीएसी का फुल फॉर्म होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है पीएसी का वह होता है एग्जामिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। सो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका, एग्जामिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। अगर हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स की बात करें तो सबसे पहले आपको यह जान लेना जरूरी है कि एप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है। तो एप्रोप्रिएशन बिल्स जो होता है, एप्रोप्रिएशन बिल गवर्नमेंट को पावर देता है टू विड्रॉ द मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। Appropriation bill gives powers to the government to withdraw funds from the consolidated fund of India for meeting their expenditure during the financial year। बेसिकली इस जैसे कि गवर्नमेंट ने बजट को प्रपोज किया और बजट का प्रपोजल हो गया, उसके बाद फिर क्या होगा? वोटिंग होगा ऑन द डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, और वोटिंग भी हो गया। अब वोटिंग होने के बाद क्या होगा? गवर्नमेंट एक बिल प्रपोज करेगी लोकसभा के अंदर जिसको हम एप्रोप्रिएशन बिल्स बोलेंगे। और यह एप्रोप्रिएशन बिल के थ्रू जो है तो गवर्नमेंट क्या करेगी? मनी को विड्रॉ करेगी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया फॉर देयर फ्यूचर एक्सपेंडिचर। और इस तरह का जो बिल होगा इसको लोकसभा के अंदर ही पास किया जाएगा, और यह बिल जब पास हो जाएगा तो इसको एक्ट बोल दे देंगे, एक्ट बोलेंगे। अब यहाँ पे हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स की बात करते हैं। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के अंदर क्या हो गया? गवर्नमेंट ने जो भी मनी उसको अलॉट किया गया, ठीक है, बजटरी अलॉटमेंट हो गया, उसके बाद जितना भी उसने एक्सपेंडिचर किया मनी का, ठीक है, और जितना भी बैलेंस है तो उसके बारे में यहाँ पे जो बात होगा वह एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के अंदर दर्ज होगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा इसका, दैट इज व्हाट? एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो एग्जामिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएसी। कल मैंने आपको बताया था पीएसी के अंदर टोटल 22 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 15 फ्रॉम लोकसभा और 7 फ्रॉम राज्यसभा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करेंगे। एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स एट ए जोनल रेलवे साइंड बाई। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स होते हैं जोनल रेलवेज के अंदर किसके द्वारा साइन किए जाते हैं? एजीएम, एफए एंड सीएओ, पीएफए
and FA and CAO books and budget, AGM on behalf of GM and FA and CAO on behalf of PFA, none of these। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा दैट इज नन ऑफ दीज। और इसका आंसर, अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो इट इज द साइंड बाय, दैट मीन्स व्हाट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स एट अ जोनल रेलवे साइंड बाय। तो जोनल रेलवे पे जो चीफ होते हैं हमारे जीएम साहब होते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका दैट इज अ जीएम एंड पीएफए, जीएम एंड पीएफए। सो अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स एट अ जोनल रेलवेज साइंड बाय जीएम, जनरल मैनेजर एंड पीएफए। ठीक है, इसको हम डेलीगेट नहीं कर सकते कि जीएम ने जो है तो किसी और को डेलीगेट कर दिया और पीएफए ने किसी और को डेलीगेट कर दिया। दैट मीन्स व्हाट, जीएम ने सपोज एजीएम को डेलीगेट कर दिया या पीएफए ने एफए एंड सीएओ को डेलीगेट कर दिया। यह डेलीगेशन पावर इसके अंदर नहीं है, ठीक है। उन्हें यह खुद साइन करना होता है। ओके। और सेम क्वेश्चन अगर हम बात करें यहाँ पे एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स एट अ रेलवे बोर्ड लेवल, तो रेलवे बोर्ड लेवल पर जो है तो इसको साइन किया जाता है बाय चेयरमैन रेलवे बोर्ड, दैट मीन्स सीआरबी कम सीईओ रेलवे बोर्ड एंड मेंबर फाइनेंस के द्वारा। क्योंकि रेलवे बोर्ड लेवल पर जो है तो सीआरबी चेयरमैन रेलवे बोर्ड है, सीआरबी एंड मेंबर फाइनेंस है। और इसी प्रकार जोनल रेलवे लेवल पर अगर बात करें यहाँ पे अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स को साइन किया जाता है बाय जीएम एंड पीएफए। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करेंगे। द स्टेटमेंट्स विच आर प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट थ्रू पीएसी कंपेयरिंग द अमाउंट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर विद द बजट ग्रांट आर कॉल्ड एज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएसी जो है वह एग्जामिनेशन ऑफ अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स है। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के अंदर दो चीज़ें रहेंगी कि आपका जो बजटरी ग्रांट्स है, बजटरी एलोकेशन कितना था, और दूसरा आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना है। तो उसके बीच में यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है थ्रू, किसके द्वारा किया जा रहा है, पीएसी के द्वारा किया जा रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज अ अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। मैंने आपको पहले ही बता दिया यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 की बात करेंगे। Annexure A of appropriation accounts is statement of। appropriation accounts का जो annexure A है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, unsanctioned expenditure under charges detected by audit and railways, important misclassifications and credit and recoveries। तो annexure A of appropriation accounts is statement of unsanctioned expenditure। तो unsanctioned expenditure को जो है तो annexure A के अंदर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करेंगे। तो अनेक्सर ए के अंदर जो है अनसैंक्शनड एक्सपेंडिचर है। एनेक्सर आई के बारे में बात की जा रही है। एनेक्सर आई ऑफ अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स इज स्टेटमेंट ऑफ। तो एनेक्सर आई के अंदर किस तरह के स्टेटमेंट्स को दर्शाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा इरेगुलर रीअप्रोप्रिएशन, इरेगुलर रीअप्रोप्रिएशन। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। रीअप्रोप्रिएशन मीन्स व्हाट, रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो आपने अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन को जो है इरेगुलर किया हुआ है तो उसको हम एनेक्सर आई के अंदर लिखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करेंगे। एनेक्सर जे ऑफ अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स इज स्टेटमेंट ऑफ। एनेक्सर जे के अंदर किस तरह के स्टेटमेंट्स को लिखा जाता है, तो डिफेक्ट्स इन बजटिंग, अंडर चार्जेस डिटेक्टेड बाय ऑडिट एंड रेलवेज, इंपॉर्टेंट मिसक्लासिफिकेशंस और इरेगुलर रीअप्रोप्रिएशंस।
तो जैसा मैंने आपको बताया, इरेगुलर रीअप्रोप्रिएशन एनेक्सर आई के अंदर आता है, ठीक है। और जो आपके अनसैंक्शनड एक्सपेंडिचर हैं वह एनेक्सर ए के अंदर आते हैं। और एनेक्सर जे की बात करें तो इम्पोर्टेंट मिस क्लासिफिकेशंस, जो ऑप्शन नंबर सी है, वह एनेक्सर जे के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। एनेक्सर के अंदर आपके डिफेक्ट्स इन बजटिंग आएगा, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, एनेक्सर के अंदर क्या आएगा, आपका जो भी डिफेक्ट्स होगा बजटिंग के अंदर वह एनेक्सर के अंदर आएगा। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, डिफेक्ट्स इन बजटिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 की बात करेंगे। एनेक्सर बी ऑफ अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स इज स्टेटमेंट ऑफ defects in budgeting under charges detected by audit and railways, important misclassifications, credit and recoveries। तो एनेक्सर बी के अंदर बेसिकली अंडर चार्जेस डिटेक्टेड बाय ऑडिट एंड रेलवेज आएगा। ठीक है, हम यहाँ पे अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, तो एनेक्सर बी के अंदर जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स अंडर चार्जेस डिटेक्टेड बाय ऑडिट एंड रेलवेज आएगा। नेक्स्ट इज Annexure G of appropriation account is complying the commercial accounts। Annexure G की बात करें अगर तो it is the final accounts। Annexure G of the appropriation accounts is the final accounts। और इस final accounts का मतलब हो गया कि इसमें सभी कुछ मेंशन रहेगा। इसके अंदर जितना भी कैपिटल स्टेटमेंट है आपका, जो कि ब्लॉक अकाउंट के अंदर है, इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसके अलावा आपका बैलेंस शीट हो गया, तो ये सभी चीज़ें जो है, मतलब आपका कितना एलोकेटेड था और कितना एक्सपेंडिचर करा आपने और कितना अभी बचा हुआ है, वो सब चीज़ें जो हैं तो इस फाइनल अकाउंट्स के अंदर रहेगी। ठीक है, सो अनेक्सर जी ऑफ द अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज द फाइनल अकाउंट। ओके, सो अ फाइनल अकाउंट कंसिस्ट ऑफ कैपिटल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये तीनों चीज़ें जो हैं तो आपके अनेक्सर जी के अंदर जो फाइनल अकाउंट्स है उसमें रहेंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 की बात करेंगे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टिमेट्स कमेटी, मैंने आपको बताया था एस्टिमेट्स कमेटी टोटल 30 मेंबर्स होते हैं, और ये जो भी 30 मेंबर्स हैं वो सभी लोकसभा से बिलोंग करते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टिमेट्स कमेटी इज scrutinizing the assurance promises undertakings given by ministers at a parliament। तो मिनिस्ट्री ऑफ बेसिकली इट इज़ अ कमिटी ऑन पब्लिक एश्योरेंस है। ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, तो ये पीएसी का काम है। scrutinizing the function of government department in terms of expenditure and utilization of funds, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह मेन फंक्शन है एस्टीमेट्स कमेटी का, कि जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं उनका जो उनके लिए जो फंड का एलोकेशन किया गया है उसका यूटिलाइजेशन और उसका एक्सपेंडिचर एक्सपेंस वह किस तरह से कर रहे हैं उसके बारे में उसको स्क्रूटिनाइज करना। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 की बात करेंगे। तो scrutinizing the functioning of government departments in terms of the expenditure and utilization of funds। क्वेश्चन नंबर 41 है, NRUCC, ZRUCC एंड DRUCC, कल हमने इसको डिस्कस किया था कमिटीज को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर। तो NRUCC, ZRUCC और DRUCC के अंदर कौन मेंबर नहीं होंगे? रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ हैंडीकैप्ड एसोसिएशन, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टाफ, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टाफ। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द मेंबर ऑफ NRUCC, ZRUCC एंड DRUCC के अंदर जो है बेसिकली
जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, ट्रेड एसोसिएशंस, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हैंडीकैप्ड एसोसिएशंस, रजिस्टर्ड पैसेंजर एसोसिएशंस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशंस, एमपीज, एमएलएज और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, ये सभी आते हैं। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टाफ जो होते हैं इसके पार्ट्स नहीं होते। ठीक है, तो ये देख लीजिए यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टाफ जो है तो इसका पार्ट नहीं होगा। इसके अलावा रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडस्ट्रीज, ट्रेड एसोसिएशंस, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हैंडीकैप्ड एसोसिएशंस, रजिस्टर्ड पैसेंजर्स एसोसिएशंस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशंस, एमपीज, एमएलएज एंड रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन इसके पार्ट होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 की बात करेंगे। पार्लियामेंट्री कमेटी विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए यहाँ पे सीधे करेक्ट स्टेटमेंट की बात की जा रही है। तो मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट कैन बी मेंबर, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, मिनिस्टर नेवर बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज। None of the members shall be a minister of government. If a member after election to the parliamentary committee is appointed as minister, he or she ceased to be a member of the committee. None of the members shall be minister of government. If a member after election to the parliamentary committee is appointed a minister, he or she can continue as a member of the committee till the term of the said committee. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। मैंने आपको बताया कि मिनिस्टर कभी भी जो है कमेटी का मेंबर नहीं होगा। अगर कोई मेंबर मिनिस्टर बन गया है तो इस केस में उसको उस कमेटी से कमेटी की मेंबरशिप से उसको तुरंत हटा दिया जाएगा या उसकी मेंबरशिप सीज हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 की बात करेंगे तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, आफ्टर इंडिपेंडेंस द फर्स्ट आरसीसी दैट इज रेलवे कन्वेंशन कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन सिंस देन ईच Lok Sabha has been having a RCC 1947, 48, 49 और 50. So after independence, the first RCC was constituted in the year 1949. So option number C is the right answer. Okay. रेलवे कन्वेंशन कमेटी जो है तो फर्स्ट टाइम स्टेब्लिश हुई थी इन द ईयर 1949। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करेंगे। आरसीसी रिकमेंडेशंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो आरसीसी के जो रिकमेंडेशंस है उसमें कौन सा नहीं है इसके बारे में बात की जा रही है। अप्रोप्रिएशन टू डीआरएफ, इंट्रोड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेलवे फाइनेंसेस, modifications of rules of expenditure allocation between capital and revenue, advise the pay commission in regarding revision of pay scales to staff। तो इसका आंसर हो जाएगा आरसीसी रिकमेंडेशंस में बेसिकली ऑप्शन नंबर डी शामिल नहीं है। एडवाइजेस द पे कमीशन इन रिगार्डिंग रिवीजन ऑफ पे स्केल्स टू स्टाफ। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करेंगे। रिप्लाइंग टू वीआईपी लेटर CA3 रेफरेंसेस द टाइम रेंज इंच। तो मैंने आपको बताया CA3 रेफरेंस के बारे में। तो इसका जो रिप्लाई करते हैं जो कि हमारे यहाँ से CRB एंड CEO ऑफिस से जाएगा टू संबंधित जितना भी जो भी रिलेटेड VIPs हैं तो उनके लिए, तो उसका रिप्लाई का जो रेंज है या टाइम लिमिट है उसके बारे में बात की जा रही है। तो इसका जो टाइम लिमिट है वह 10 to 15 डेज का है। 10 से 15 दिन के अंदर उसका रिप्लाई पहुंच जाना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 की बात करेंगे। कट मोशंस, इसके बारे में भी आपको बताया था कल मैंने। तो 3 तरह के कट मोशंस होते हैं। एक होते हैं पॉलिसी कट, एक होता है इकोनॉमी कट और एक होता है टोकन कट। तो तीनों कट के बारे में कल हमने कट मोशंस के बारे में बात करी थी। तो कट मोशंस पर ही एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि कौन सा जो है स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। स्पेशल पावर वेस्टेड इन लोकसभा एंड राज्यसभा टू रिड्यूस एनी डिमांड फॉर ग्रांट। Consequence: if the cut motion is adopted, it amounts to no confidence vote if the government fails to
number add up the numbers in the Lok Sabha, it is obliged to resign according to the norms of the Lok Sabha. The decision to accept a cut motion relies solely on the Speaker of the Lok Sabha as per rules in force exercised while discussing the demands for grant. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो भी कट मोशंस की प्रोविजंस हैं वह सब डिस्कस्ड होंगे और उनको पारित किया जाएगा स्पेशली इन द लोकसभा। और याद रखिए हमेशा, क्योंकि यह जो हमारा बजट होता है दैट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वह एक मनी बिल के रूप में उसको जो है तो पार्लियामेंट में पास किया जा रहा है या इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो इस केस में मनी बिल के संबंध में राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है। ठीक है, राज्यसभा के पास केवल डिस्कशन और उसके संबंध में अगर कुछ उसको सुझाव देना है तो उसी का पावर है। ठीक है, उसमें अगर कोई मॉडिफिकेशन कराना है, ठीक है, तो उसके लिए वह सुझाव दे सकता है, उस पर कोई डिस्कशन मतलब वोटिंग और कुछ ऐसा करने का उसको पावर नहीं है। ठीक है, तो मनी बिल के संबंध में केवल लोकसभा के पास ही पावर वेस्टेड है। सो द करेक्ट आंसर इज स्पेशल पावर वेस्टेड इन लोकसभा ओनली। ओके, तो कट मोशंस के लिए भी जो बातें होंगी वह सब लोकसभा के अंदर ही होंगी, ये याद रखिए। स्पेशल पावर वेस्टेड इन लोकसभा एंड राज्यसभा टू रिड्यूस एनी डिमांड फॉर ग्रांट, यह इनकरेक्ट है बिकॉज स्पेशल पावर वेस्टेड इन लोकसभा ओनली। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करेंगे। विच आर द फॉलोइंग पेयर्स कॉमिटी एंड टेन्योर्स इज इनकरेक्ट? एस्टिमेट्स कॉमिटी 5 years, PAC 1 years, RCC 5 years, गारंट एश्योरेंस 1 years। जनरली जितनी भी आपकी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं, ठीक है, उनका टर्म्स जो होता है वह 1 ईयर का ही रहता है। ठीक है, तो एस्टीमेट्स कमेटी भी एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, तो इसका भी टर्म क्या है, 1 ईयर ही होगा। ठीक है, तो एस्टीमेट्स कमेटी के लिए यहाँ 5 years लिखा हुआ है, ये गलत है। एस्टीमेट्स कमेटी जो होती है वह 1 ईयर की होती है। बाकी PAC 1 ईयर, गवर्नमेंट एश्योरेंस कमेटी जो होगी वह 1 ईयर का होगा। इसके अलावा RCC जो होगा, रेलवे कन्वेंशन कमेटी, वह 5 years का होगा। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कल 18 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 12 मेंबर्स होते हैं फ्रॉम लोकसभा एंड 6 मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 की बात करेंगे। द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट, एनेक्सर ए अनसैंक्शनड एक्सपेंडिचर। देखिए यहाँ पे अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सा इनकरेक्ट है? अभी आपको अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के बारे में हमने कुछ MCQs कराए थे, तो उसको आप टेबल फॉर्म में लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट, एनेक्सर ए के अंदर अनसैंक्शनड एक्सपेंडिचर है, बिल्कुल सही है। ठीक है, एनेक्सर F क्रेडिट्स एंड रिकवरीज, एनेक्सर H एक्सपेंडिचर ऑन स्ट्रेटेजिक लाइन, एनेक्सर C रिमिशन एंड अबेंडमेंट ऑफ क्लेम्स। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज एनेक्सर H, दैट इज ऑप्शन नंबर C। इट इज सोली इनकरेक्ट। अनेक्सर H, बेसिकली अनेक्सर H के अंदर एक्सपेंडिचर ऑन स्ट्रेटेजिक लाइन, यह इनकरेक्ट होगा। ठीक है, एनेक्सर H क्या होता है? बेसिकली लॉसेस एंड एक्सग्रेशिया पेमेंट होता है। एनेक्सर H क्या होता है? इसके अंदर लॉसेस एंड एक्सग्रेशिया पेमेंट होता है। एनेक्सर H के अंदर लॉसेस एंड एक्सग्रेशिया पेमेंट्स होता है, और एनेक्सर E के अंदर बेसिकली एक्सपेंडिचर ऑन स्ट्रेटेजिक लाइंस होते हैं। ठीक है, तो जितने भी एनेक्सर्स हैं आप इनको एक टेबल फॉर्म में आप लिख लीजिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 की बात करेंगे। विच आर द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट? कंसल्टेशन कमेटी दिया है और सेक्रेटरी दिया है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। NRUCC सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड, ZRUCC सेक्रेटरी टू GM, DRUCC सीनियर DCM और सीनियर DOM, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विच इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यह करेक्ट नहीं है। NRUCC के लिए जो सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड है यह करेक्ट नहीं है। NRUCC के लिए जो सेक्रेटरी होते हैं वह बेसिकली डायरेक्टर ट्रैफिक कॉमर्शियल जनरल होते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए जो है सोली इनकरेक्ट होगा।
तो NRUCC सेक्रेटरी रिले बोर्ड यह इनकरेक्ट होगा। द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज डायरेक्टर ट्रैफिक कॉमर्शियल जनरल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 और यह लास्ट क्वेश्चन है। विच आर द फॉलोइंग पेयर्स आर इनकरेक्ट? तो एस्टिमेट्स कमेटी के अंदर टोटल 30 मेंबर्स होते हैं, PAC के अंदर 22 मेंबर्स होते हैं, RCC के अंदर 18 मेंबर्स होते हैं, गवर्नमेंट एश्योरेंस के अंदर 30 मेंबर्स होते हैं। तो कौन सा इनकरेक्ट है, इसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज गवर्नमेंट एश्योरेंस। सो ऑप्शन नंबर डी। गवर्नमेंट एश्योरेंस के अंदर टोटल 15 मेंबर्स होते हैं इन द ईच हाउस। ओके। गवर्नमेंट एश्योरेंस कमेटी जो होती है लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह होती है। तो गवर्नमेंट एश्योरेंस कमेटी जो लोकसभा के अंदर होगी उसमें 15 मेंबर्स होंगे, और गवर्नमेंट एश्योरेंस कमेटी जो राज्यसभा में होगी उसमें 15 मेंबर्स होंगे। और ये दोनों कमिटीज जो हैं सेपरेट हैं, दे फंक्शंस सेपरेटली, और इनका कोई मेल जोल नहीं है। दैट मीन्स द सेम composition इज इक्वली अप्लाइड फॉर द कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन ऑल्सो। तो कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन होती है उसके अंदर भी यही 15 मेंबर्स लोकसभा के अंदर होते हैं, 15 मेंबर्स राज्यसभा के अंदर होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से टोटल हमने 50 क्वेश्चंस जो है MCQs फॉर्म में पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर रेलवे फाइनेंस से कर लिए हैं। होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ी लेंदी हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।